हेलो एवरीवन, सो मैं रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2022 में जो रीड का पेपर हुआ था, ये लेवल 2 का पेपर हुआ था और इसकी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। उसके बाल विकास और शिक्षण विधियों वाले पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। मीन्स CTP के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अपने CTP के पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो क्लासेस है वो 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ था? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामवेगिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। सो जो नोम चॉम्स्की थे उन्होंने भाषा विकास के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उसमें एक लैंग्वेज, उनके मस्तिष्क में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसके द्वारा वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से डैश होती हैं? अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित या फिर सांस्कृतिक। तो उसका राइट आंसर है जन्मजात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? VF स्किनर, सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के तीन टाइप में बांटा था व्यक्तित्व को। इट, ईगो, सुपर ईगो। गार्डन ऑलपॉट ने भी व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था और कैटल ने भी व्यक्तित्व के 16 PF की थ्योरी दी थी। जबकि जो VF स्किनर है उन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया था, जबकि उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VF स्किनर। हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम। मैंने अभी आपको बताया कि 16 PF थ्योरी थी, 16 व्यक्तित्व आयाम थी, वो कैटल ने दी थी, तो ये तो नहीं होगा। कथानक संप्रत्यण परीक्षण, चित्रकुंठा परीक्षण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम टेट भी कहते हैं, थीमेटिकल एप्टीट्यूड एप्रिशिएशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निंदा, अधिवास। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिवास, ये शामिल नहीं है। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवांछित परीक्षण है? बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेशलर वेस बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया परीक्षण, एंडर्ट प्रोग्रेसिव मैट्री सर्च। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एंडर्स प्रोग्रेसिव मैट्री सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी बुद्धिमत्ता में गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता संबंधित नहीं है? सो हॉवर्ड गार्डनर ने बहुआयामी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया था। इसमें आपको कौन सी शामिल नहीं है वो बतानी है। अंतर्व्यक्तित्व, प्राकृतिक, सामवेगिक, अस्तित्वकारी। तो अस्तित्वकारी, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेगिक। ये उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं थी। रचनात्मक चिंतन में कौन से प्रकार से सम्मिलित है? अत्यंत चिंतन, अति चिंतन, विमर्शी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। जो हमारी रचनात्मक चिंतन होता है, मतलब जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो अपसारी चिंतन से रिलेटेड होती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन, मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलन। तो मतलब कि मानसिक विमंदन पद, मतलब कि बच्चे में कुछ ना कुछ तो मानसिक कमियां हैं, तो उसे हम किस पद से प्रतिस्थापित कर सकते हैं? बौद्धिक अयोग्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तित्व का सिद्धांत अवधारणा में किसे निम्न के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। तो जो व्यक्तित्व होता है वो सामान्य नहीं होता, बल्कि वो कैसा होता है? यूनिक होता है, अनूठा होता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस आप नहीं को तो बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने के से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? तो जो डिस्कैल्कुलिया होती है, जब बच्चों को गणना करने में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ डिस्कैल्कुलिया होती है। जब बच्चों को लेखन संबंधी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे डिस्ग्राफिया होती है। और जब बच्चे को बोलने में, अधिगम करने में, पढ़ने में
प्रॉब्लम आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है: अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, पिछड़ा बालक। तो उसे क्या कह सकते हैं कि उसको आधारभूत सुविधाएं नहीं मिली, तो उसे हम कह सकते हैं प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा या फिर उदासीनता। तो जो बच्चे कुसमाजित होते हैं वो आक्रामकता का व्यवहार प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आक्रामकता। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। सो यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष रूप से जो सम्मिलित नहीं है उन्हें बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, क्योंकि ये जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 15 है, इवान पावलक द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा समझाता है: पुनर्वलन, साहचर्य, अनुकरण या फिर अंतर्दृष्टि। तो पुनर्वलन की बात तो स्किनर ने की थी, अनुकरण की बात बोहो डॉल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हुई थी, और जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोलर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें इसकी बात हुई थी, जबकि पावलक ने सहचर्य की बात की थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता या फिर कल्पना। तो कौन सी नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? E.L. थॉर्नडाइक द्वारा, कोलर एंड कॉफका द्वारा, B.F. स्किनर द्वारा, एल्बर्ट बंदूरा द्वारा। तो जो पुरस्कार और दंड का जो अवधारणा थी वो B.F. स्किनर ने प्रतिपादित की थी अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B.F. स्किनर। और उन्होंने अपनी थ्योरी में पुरस्कार और दंड के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन किया है, मतलब पॉजिटिव दंड क्या होता है, नेगेटिव दंड क्या होता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव रिवॉर्ड क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको नहीं वाला चुनना है। आप देखिए रीट के पेपर में मोस्टली नहीं वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं, तो ये सही है, हमें गलत वाला चुनना है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर प्रयक्षित होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, स्थायी अंतर मतलब स्थायी परिवर्तन आते हैं। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो हमारा अधिगम भी हो जाता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं, अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये एक अर्जित प्रक्रिया है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे सत्य नहीं है वही पूछा था, तो डी वाला ऑप्शन सत्य नहीं है। शिक्षा के अवधान मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया था? कार्ल युंग, मार्टिन ए सेलिगमैन, चॉम्स्की द्वारा, जोसेफ डी नोवाक द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ डी नोवाक। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो देखिए हमारे तीन जो होते हैं वो स्पेशल टीचिंग होती है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, मनोगत्यात्मक को हम शारीरिक भी कह सकते हैं, लेकिन जो वर्णात्मक शिक्षण होता है वो हमारा प्राइमरी उद्देश्य नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णात्मक शिक्षण। नैसर्गिक के विचार से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचना विधि को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मस्तिष्क विलंबन युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति या फिर अन्वेषण युक्ति। सो इसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क विलंबन युक्ति। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आते, तो आप उनका इंग्लिश वर्जन देख लिया करिए, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, और यहाँ पे तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग।
कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार की से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से आपको बतानी है। अंतर व्यक्तिगत समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो प्रत्यक्ष रूप से जो अंतर व्यक्तिगत समायोजन है वो सम्मिलित नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि प्रगति व परिणाम का ज्ञान ये हमारी प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है, जब हमें पता होता है कि इसको करने के बाद हमारी प्रगति मिलेगी, जैसे कि रीट के एग्जाम पास करने के बाद हमें जॉब मिलेगी तो ये हमें प्रगति मिलेगी, तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। प्रशंसा व आलोचना, हमें पता है कि अगर हमने रीट का एग्ज़ाम फेल कर दिया तो हमें खूब गालियाँ पड़ेंगी, और पास कर दिया तो हमें हमारी खूब सारी प्रशंसा होगी, तब भी हम इस चीज़ के लिए भी मोटिवेटेड है, और हमारी आकांक्षाएं भी बहुत सारी हैं। सो ये सब तो प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है, लेकिन ये जो है हमारा प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है, इसलिए ही ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलता सिखाना, बिना बोझ के शिक्षा देना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सिखाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो सभी की बात हुई है, लेकिन बिना बोझ के सीखना ये हमारे 2025 एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात एनईपी 2020 में बहुत जोरदार तरीके से हुई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिना बोझ के सीखना। लर्निंग विदाउट एनी बर्डन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव वाला चुनना है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सो ये तो बिल्कुल सही है। जो हमारा आरटी एक्ट 2009 है वो 86 पे अमेंडमेंट 2002 द्वारा किया गया था। ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो रीट में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 में। और ये जो इसका जो प्रावधान किया गया है वो संविधान में 21A अनुच्छेद के अंदर किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान ये भी है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन ये भी किया गया है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 60 घंटों का कार्य नहीं, ये गलत है। प्रति सप्ताह 45 घंटों का कार्य की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको असत्य वाला छांटना था, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? आपको नहीं वाला पता करना है यहाँ पे। कर्ट लेविन, B.R. बकिंघम, स्टेफन एस कोवे या फिर स्टेवन एस कोरे। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेफन एम कोवे ने अपना योगदान नहीं दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के किस स्तर में मापन का मूल्यांकन किया जाता है? मापन का न्यूनतम मतलब सबसे कम प्रयोग किया जाता है। क्रम सूचिक मापन, नामिक मापन, अनुपातिक मापनी या फिर समान अंतराल मापनी। तो सबसे ज़्यादा नाममात्र का जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या था? अनुपातिक मापनी का। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सारे आंसर मैं आपको बोर्ड ने जो आंसर की रिलीज़ की थी उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे ने बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। एल्बर्ट बंटूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। और जो हमारे लेव वायस्की हैं उन्हें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। जो अब्राहिम मैस्लो है उन्होंने बाल विकास का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया था। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दंतत ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। देखिए, हमें किसका अध्ययन करना है? आनुवंशिकता की भूमिकाओं का अध्ययन करना है। तो पीयर ग्रुप स्टडी से कोई इसका मतलब नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समवयस्क समूह अध्ययन। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रोटोटाइप, कायरोटाइप, फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप। तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं दैहिक रूप से उन्हें हम फिनोटाइप में के रूप में जानते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनोटाइप। किसी प्रक्षेप के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट एवं तथा पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। वातावरणीय, सामाजिक, जैव या फिर मनोवैज्ञानिक। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी जैविक। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।